हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू बीओए एकेडमी। अगर आप लोग एक न्यू व्यूअर है तो मैं आपको इंट्रोडक्शन के लिए बता देती हूँ कि हमारी एकेडमी आपको 10th क्लास का आपका पूरा सिलेबस कवर करा रही है इन द लीस्ट पॉसिबल टाइम, सो दैट यू कैन स्कोर अ गुड मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जाम्स। तो ये जो सीरीज आपकी चल रही है, जो वीडियो अब आप देख रहे हो, ये एक साइंस सीरीज का पार्ट है जिसमें मैं आपकी फिजिक्स ट्यूटर आपको फिजिक्स कवर करवा रही हूँ, फिजिक्स का पोर्शन ऑफ योर साइंस कवर करवा रही हूँ। तो हम अपनी अब तक की सीरीज के अंदर लाइट, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये वाला चैप्टर हम कंटिन्यू कर रहे हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। उसकी सारी की सारी वीडियोस आपको चैनल की बोर्ड पे मिल जाएंगी। आप प्लेलिस्ट पे विजिट कर सकते हो, वहाँ पर ये पूरा चैप्टर आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको कवर कर सकते हो। फर्दर जो पुराने व्यूअर्स हैं तो वेलकम बैक टू वीओई एकेडमी। हम अब अपने अगले टॉपिक के साथ कंटिन्यू करेंगे। तो जो लोग नए हैं उनके लिए मैं कुछ इंट्रोडक्शन के लिए बता देती हूँ। हम अब तक लाइट, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन चैप्टर को कवर कर रहे हैं, जिसमें से हम रिफ्लेक्शन का टॉपिक सारा कवर कर चुके हैं। रिफ्लेक्शन के हर एक तरीके के बेसिक्स, न्यूमेरिकल्स, इमेज फॉर्मेशंस, डायग्राम्स, यूजेस, एप्लीकेशंस, डिफरेंट काइंड ऑफ मिरर, डिफरेंट काइंड ऑफ इमेजेस, हमने ये सब कुछ विद इन लीस्ट पॉसिबल टाइम और सबसे अच्छी एक्सप्लेनेशन के साथ आपको कवर करवाने की कोशिश की है। अब मैंने रिफ्रैक्शन टॉपिक को स्टार्ट किया है, जिसमें भी हम ऑलमोस्ट हाफ वे आने वाले हैं। हमने अपनी अब तक की वीडियोस के अंदर ये देखा कि रिफ्रैक्शन होती क्या है। हमने रिफ्लेक्शन के लॉज पढ़े थे, वैसे हमने रिफ्रैक्शन के कुछ लॉज पढ़े। उसमें से दो लॉज होते हैं, जिसमें जो सेकेंड लॉ होता है वो उसको स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं, और वो आपके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट लॉ होता है। ठीक है, तो अगर आपको कुछ न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व करना है तो आपको जो सेकेंड लॉ है उसकी काफ़ी यूज़ आ सकती है। फर्दर उसके अलावा हमने एक नई टर्म के बारे में स्टडी किया, और वो टर्म थी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या था, हमने इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी किए हैं। अगर आप लोग ये टॉपिक डिटेल में करना चाहते हो तो यू कैन स्टॉप हियर एंड यू कैन गो टू द प्रीवियस वीडियो, और वहाँ से आप कॉन्टिन्यूएशन में सारा टॉपिक कवर कर सकते हो। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन में हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक नया टॉपिक था जो हमने कवर किया था। ये एक नई टर्म है जो प्रोबेबली आप लोगों ने पहले नहीं सुनी होगी, क्योंकि लाइट के बारे में कुछ कुछ तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। कुछ कभी आपने 9th में पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत 7th 8th क्लासेस में भी पढ़ा होगा। पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक ऐसी टर्म थी जो शायद आप लोगों ने पहले कभी ना सुनी हो। तो हमने अपने पिछले वीडियो के अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कवर करने की पूरी कोशिश की है, और उसके रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी किए हैं। अब जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था, विद इन इंट्रोडक्शन ही हमने देखा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो बेसिकली दो तरीके का होता है, या ये कहो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। हम एक तो कैलकुलेट करते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंड द नेक्स्ट वी कैलकुलेट द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये बेसिकली हमारे पास दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं जो हमने अपने सिलेबस में गो थ्रू होता है। अब इसमें जो बेटर वन है ना, जो सबसे ज़्यादा यूज होता है, जो वाइड स्प्रेड यूजेस में आता है, वो होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्यों आता है, अब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या था, फॉर अ रिवीजन, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ही हम अब जनरल टर्म्स में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोल देते हैं। मतलब हम किसी और टर्म को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं बोलते हैं। इसका सिंबल होता है ईटा। कभी कभी इसे सिंपल एन से भी डिनोट कर देते हैं, कभी कभी इसके लिए ईटा भी लिखा जाता है। इसका सिंबल होता है, इसका फॉर्मूला होता है स्पीड ऑफ लाइट in vacuum divided by speed of light in medium। अब जो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, मैं आपको एक बार बता देती हूँ। ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है इसको जनरली आप किसी मीडियम के लिए कैलकुलेट करते हो। किसी एक पर्टिकुलर मीडियम के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू है वो कैलकुलेट की जाती है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक मीडियम के लिए क्या होगा, वो होगा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जिसकी वैल्यू हमें प्री डिस्क्राइब पहले ही पता है, फिक्स रहती है वो, और वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, जिसके अंदर आप जो है अपना जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना चाहते हो, उस मीडियम के अंदर जो लाइट की स्पीड है उससे आपको उसको डिवाइड कर देना है। अब ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू है ये हमेशा ग्रेटर देन 1 ही आएगी। जो भी आपकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू है या तो वो 1 आएगी, या हमेशा क्या है 1 से बड़ी आएगी। तो इसके लिए आप ग्रेटर देन इक्वल का सिंबल डाल सकते हो।
ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब ये टर्म, ये पॉइंट हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस नहीं किया था, तो आई थॉट कि इस वीडियो में डिस्कस करना उसे ठीक रहेगा। जो आपकी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की वैल्यू होती है वो हमेशा ग्रेटर देन 1 होती है। तो वैसे इसका रीज़न आपको पता तो होना चाहिए, क्योंकि हमने इसके बारे में कुछ कुछ तो स्टडी कर चुके हो। तो जिन लोगों को रीज़न पता है तो उनको एक रिक्वेस्ट है मेरी कि प्लीज़ मेंशन दैट रीज़न इन द कमेंट बॉक्स। आप कमेंट बॉक्स में बताइए, जितना ज़्यादा आप लोग इंटरेक्ट करोगे, जितना ज़्यादा आप बताओगे कमेंट सेक्शन में, उतना ही ज़्यादा आप सीखोगे और उतना ही हमें पता लगेगा, हमें भी बूस्टअप मिलेगा कि आप लोग हमारे वीडियोस को फॉलो कर रहे हो और हमें अच्छे रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं और हम बच्चों को समझ भी आ रहा है। तो यहाँ पर जो आपकी ईटा की वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होती है, ग्रेटर देन 1 होती है। अब ये चीज़ क्यों होती है, अब ये देखो कोई भी चीज़ फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन में अगर फ्रैक्शन ग्रेटर देन 1 आती है तो इसका क्लियर कट क्या मीनिंग है, ये एक फ्रैक्शन है, न्यूमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, ये हमेशा क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये एक इनइक्वालिटी है, डिनोमिनेटर को मैं उधर मल्टीप्लाई में ले जाऊं तो आपको एक क्लियर कट डेफिनेशन क्या मिल रही है कि इस केस में न्यूमिनेटर हमेशा डिनोमिनेटर से बड़ा ही होगा या फिर बराबर हो सकता है मैक्सिमम से मैक्सिमम। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये चीज़ तो पहले ही कंफर्म हो रही है, ये चीज़ तो पहले ही वैलिड है, क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर भी बताया था कि जो लाइट की स्पीड होती है, ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा है। ये पॉइंट हमने पिछली वीडियो के अंदर भी डिस्कस किया था, क्या कि जो आपकी लाइट की स्पीड होती है वो वैक्यूम में क्या होती है, मैक्सिमम होती है। उसके बाद क्योंकि वैक्यूम कैसी स्पेस है, एक ऐसी स्पेस है जहाँ पर कुछ भी नहीं है, सब कुछ खाली है, तो वैक्यूम में क्या होता है, आपकी लाइट की स्पीड होती है मैक्सिमम, और उसके नीचे जो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, किसी भी मीडियम में, उसके अलावा वैक्यूम के अलावा अब आप और कोई भी अगर मीडियम लोगे तो उसमें जो स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, वो हमेशा क्या है, वैक्यूम से कम ही होगी। तो इस केस में न्यूमिनेटर हमेशा ही ज्यादा होगा डिनोमिनेटर से। तो इसका क्लियर कट मीनिंग क्या है कि आपका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा। अब इसको बताने का कारण क्या था, पहले तो एक नॉलेज है ना, आपको पता होना चाहिए कि कोई भी आप एक नई टर्म आइडेंटिफाई कर रहे हो तो उस टर्म के क्या क्या न्यूमेरिकल वैल्यूज हो सकती हैं उसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। नेक्स्ट ये भी है कि बाय द वे आपको कभी कभी किसी न्यूमेरिकल में आ भी सकता है कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करो, तो आप ये चेक कर सकते हो उसके वैल्यू से। ठीक है, मेरे कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लो आपको कोई न्यूमेरिकल आया, उसमें आपको बोला गया है कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करो, तो आपको हमेशा ये देखना है, लास्ट पे जाके चेक करना है आपका आंसर कि मेरा आंसर ग्रेटर देन 1 ही है ना, कहीं ये तो नहीं है कि मेरा आंसर लेस देन 1 आ रहा है, क्योंकि अगर आंसर लेस देन 1 आ रहा है तो मैं आपको क्लियर कट बता दूं आपने कोई ना कोई मिस्टेक की है। ठीक है, तो आप अपना न्यूमेरिकल एक बार दोबारा चेक कर लीजिएगा ताकि हम कंफर्म हो सके कि हमने मिस्टेक कहाँ की है। तो अगर आपकी वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1 आ रही है, तो चांसेस है क्या ना कि आपने ठीक ही किया होगा उसको, और एटलीस्ट वो एक वैलिड रेंज के अंदर तो आ रही है। ओके, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट है, अब हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में जो हमारी पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखे थे। आई होप आपको वो न्यूमेरिकल्स भी समझ आ गए होंगे। अभी एक और क्वेश्चन है, मैं सोचती हूँ उसे डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। ये भी आपके एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स की फॉर्म में, अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस की फॉर्म में गिवन है। उन्होंने लिखा है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42। क्वेश्चन है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड is 2.42. What is the meaning of this statement? बहुत ही जनरल सा सवाल है, इसमें आपको कुछ कैलकुलेट नहीं करना है, बस आपको एक स्टेटमेंट गिवन है यहाँ पे। वो स्टेटमेंट क्या है, आपको क्लियर कट लिखा हुआ है यहाँ पे। स्टेटमेंट है कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, डायमंड एक मटेरियल, सबको पता होगा डायमंड के बारे में। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है। तो पहले तो मैं चाहूंगी कि आप 1 मिनट रुको, चाहे वीडियो को पॉज कर लो और ज़रा एनालाइज करने की कोशिश करो, क्योंकि अब तक आप लोग इतना तो इस टॉपिक के बारे में जान ही चुके हो, सुन ही चुके हो। अगर आप लोगों ने पिछली वीडियोस देखी हैं तो अब तो आपको इस टॉपिक के बारे में इतना तो पता ही है कि आप ये एनालाइज कर सको कि स्टेटमेंट का मतलब क्या होगा।
तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज़ पॉज दिस वीडियो। आप लोग सोचो इस क्वेश्चन के बारे में, क्योंकि स्ट्रेट कट अगर आप सोल्यूशन देखोगे तो उसका आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि फिर आप हैप्चुअल हो जाओगे उसी चीज़ के लिए कि हमें कोई ना कोई सोल्यूशन प्रोवाइड कर ही देगा। तो इसी के लिए बेटर है कि आप वीडियो को 1 सेकंड के लिए पॉज कर लो और एनालाइज करने की कोशिश करो कि यहाँ पर जो बेस्ट पॉसिबल आपका ये आंसर है वो क्या हो सकता है ना, क्या होगा आपका आंसर। और जो भी आप आंसर सोचते हो उसे कमेंट सेक्शन में डालना, ताकि हम देख सके कि आपको क्या समझ आ रहा है, आप किस क्वेश्चन को किस सेंस में ले रहे हो। अगर आप अच्छा कर रहे हो तो हम आपको प्रेज भी करेंगे, और अगर आप कोई गलती कर रहे हो तो हम आपको सुधारने की भी सबसे ज़्यादा कोशिश करेंगे। यहाँ पर पूछा गया है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट? इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? तो आई होप आप लोगों में से कुछ ने सोचा होगा और कुछ ने आंसर कमेंट सेक्शन में लिख भी दिया होगा। अब हम डिस्कस करते हैं इस स्टेटमेंट का मतलब क्या होना चाहिए और क्या हो सकता है। अभी आपको डायरेक्ट क्या गिवन है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर गिवन है तो इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये क्या बोलना चाह रहा है। ये कुछ लाइट की स्पीड को रिलेट कर रहा होगा किसी ना किसी चीज से। तो यहाँ पे क्या गिवन है कि ईटा किसके बराबर है? 2.42। वो फर्दर किसके बराबर है? सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। ये मैंने पिछली वीडियो के अंदर बताया था, जो नए व्यूअर्स हैं उनके लिए मैं बता दूं, सी सिंबल होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम का। आपको कहीं भी किसी भी पोजीशन पे स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अगर डिनोट करना है तो आप उसकी जगह पर क्या लिखोगे? सी लिख दोगे। नेक्स्ट आपको क्या लिखना है यहाँ पर? नेक्स्ट आपको हम देखेंगे व्हाट इज द, हाँ नेक्स्ट इसके डिनोमिनेटर में क्या आएगा? स्पीड ऑफ लाइट आएगी कहाँ पे? डायमंड में। तो मैंने जरा शॉर्ट फॉर्म में लिखा है इसे, ठीक है। आप इसको ऐसे वीडी भी लिख सकते हो, क्योंकि कोई भी वेरिएबल स्पीड डिनोट करनी है तो वी से करते हैं। डायमंड में देखना है तो आप वी और उसके सबस्क्रिप्ट में कैपिटल डी लिख सकते हो डायमंड को डिनोट करने के लिए। तो अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो मुझे क्या मिल रहा है कि सी किसके बराबर आ रहा है? वी डी मल्टीप्लाई बाय 2.42। तो यहाँ पे क्या आप ये समझ पा रहे हो कि जो यहाँ पर ये क्या बोलना जा रहा है कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो किसके बराबर है? स्पीड ऑफ लाइट इज ऑलमोस्ट, इसको 2.42 को मैं अप्रॉक्सीमेट लिख देती हूँ 2.5 के, ठीक है। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिखती हूँ इसको 2.5 के। तो यहाँ पर ये क्या बोलना चाह रहा है कि जो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम है वो किसके बराबर है? अगर उसको कंपेयर करोगे आप डायमंड से, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 2.5 टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ डायमंड। तो जरा इस स्टेटमेंट को एनालाइज करो, इसे अपने जहन में बिठाने की कोशिश करो, सोचो ढंग से, देखो मैंने अभी क्या बोला है। अभी मैंने क्या बोला है कि द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड in vacuum is equal to 2.5 times the velocity of light in diamond। मैं स्टेटमेंट को भी बोर्ड पे लिख भी देती हूँ ताकि अगर किसी को डाउट हो तो वो एनालाइज कर सके। इस स्टेटमेंट में क्या कहना चाहता है? द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज इक्वल टू speed of light in diamond। तो मैं जरा साइड हट जाती हूँ, आप लोग नोट कर लो इसे अपनी नोटबुक्स के अंदर, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और फर्दर आपकी नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि हर कुछ हम एग्जाम के लिए तो नहीं करते हैं ना, कुछ हम नॉलेज के लिए भी करते हैं ताकि हम अपनी फर्दर लाइफ में हमें वो चीज़ें काम आ सकें। तो आप लोग इस स्टेटमेंट को जल्दी से नोट डाउन कर लो अपनी नोटबुक्स के ऊपर, एक नोट्स बना लो अपने। तो आई होप आप लोगों ने ये क्वेश्चन अब तक नोट कर लिया होगा। हम अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। ये भी एक अनसॉल्व क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी के अंदर ही। तो मेरा ड्यूरिंग द वीडियोस मेरी ये पूरी कोशिश रहती है कि मैं आपको एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं, चाहे वो सॉल्व हैं चाहे वो अनसॉल्व हैं, मैं अपनी वीडियोस के अंदर वो आपको सारे के सारे सॉल्व करवाती हूँ। तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
क्वेश्चन क्या कह रहा है, यू आर गिवन केरोसिन, टर्पेंटाइल ऑयल एंड वाटर. You are given kerosene, turpentine and water. Turpentine and water. In which of the medium do the light travel the fastest? और मतलब इसके साथ क्वेश्चन में आपको ना टेबल से रेफरेंस लेने के लिए बोला है, जहां पर आप इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख सकते हो. तो उसके लिए आप टेबल तो मैं आपको यहाँ नहीं दिखा सकती, पर मैं ये जो भी मीडियम आपको दिए हैं उन सबके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख देती हूँ. जैसे फॉर एग्जांपल जो सबसे पहला है केरोसिन, उसके लिए मैंने के का सिंबल लगाया है. केरोसिन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.44. नेक्स्ट है टर्पेंटाइल ऑयल, उसके लिए सिंबल मैंने टी यूज किया है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.47. नेक्स्ट है वाटर. वाटर के लिए आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.33. अब आप लोगों को ये बताना है कि आपके पास अब 3 मीडियम हो गया, ठीक है. अब 3 मीडियम समझ आ रहे हैं आपको कौन कौन से हैं. एक तरफ तो वाटर है, एक तरफ आपका केरोसिन है, एक तरफ आपका टर्पेंटाइल ऑयल है. और आपको इन तीनों मीडियम्स के लिए क्या गिवन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन दे रखे हैं आपको. केरोसिन का 1.44, टर्पेंटाइल ऑयल का 1.47 और वाटर का 1.3. ठीक है. आपको ये बताना है कि इनमें से लाइट की स्पीड फास्टेस्ट किस में होगी. मतलब इन तीनों मीडियम से सबसे फास्ट तो हमें पता ही है किस में होती है. सबसे फास्ट तो लाइट की स्पीड वैक्यूम में होती है. इन तीनों में अगर आपको कंपेयर करना है तो आप लोगों को ये बताना होगा कि लाइट की स्पीड इन तीनों में से किस मीडियम के अंदर मैक्सिमम होगी. तो मैं आपको ये बात बता दूं, अब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसके बराबर था, वो c डिवाइडेड बाय v. v क्या है, मीडियम के अंदर स्पीड है ना. यहाँ पे c तो कांस्टेंट है ना, c तो क्या है, कांस्टेंट नंबर. अब c तो पता ना कुछ चेंज नहीं होगा. वैक्यूम में तो लाइट की स्पीड सेम ही रहेगी. तो अभी आपको यहाँ से क्या पता लग रहा है कि ईटा जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, v के. वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, v के. यानी अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा तो मीडियम में लाइट की स्पीड कम, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम तो मीडियम में लाइट की स्पीड ज्यादा. आई होप आपको ये चीज समझ आ रही हो. ईटा क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है v के. तो यहाँ पर आपको क्या चाहिए, आपको वो मीडियम चूज करना है जिसमें लाइट की स्पीड क्या है, फास्टेस्ट. मतलब आपको इसको मैक्सिमम करना है, ये सबसे ज्यादा होना चाहिए. अब ये दोनों आपस में क्या है, इनवर्सली रिलेटेड है, उल्टे रिलेटेड है. तो ये अगर ज्यादा होगा तो ये क्या होगा, सबसे कम. बात समझ रहे हो मेरे को कौन सा मीडियम चूज करना है जिसमें लाइट की स्पीड क्या है, सबसे ज्यादा. अगर ये सबसे ज्यादा होगा तो ये क्या होगा, सबसे कम. तो इसमें से ईटा सबसे कम किसका है, ये तो कंपेयर कर पा रहे हो ना, ईटा किसका सबसे ज्यादा कम है, वाटर का. तो इससे आप ये चीज समझ पा रहे हो कि इन तीनों में अगर कंपेयर किया जाए तो लाइट की स्पीड फास्टेस्ट होगी वाटर के अंदर. लाइट की स्पीड फास्टेस्ट होगी इन द वाटर. आई होप यू आर गेटिंग दोज थिंग्स. आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आया हो. इस तरीके के न्यूमेरिकल्स आपको पेपर में आ सकते हैं, स्पेशली एमसीक्यू फॉर्मेट के अंदर. ठीक है, मैं आपको बता दूं ऐसे क्वेश्चन सीबीएसई में आए भी हैं, एमसीक्यू के फॉर्म में आ जाते हैं. आपको क्या है, आपको बता दिया जाता है गिवन आर द 4 मीडियम्स विद देयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस, टिक द मीडियम इन विच द स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम, है ना. तो जब आपने क्या करना है, आपको ये याद रखना है कि इन दोनों के बीच में हमेशा क्या रहेगा, इनवर्स का रिलेशन रहेगा. अगर आपको वो बोले कि स्पीड मैक्सिमाइज कर दो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम वाला चूज करना, सबसे मिनिमम वाला. अगर वो आपको चूज करने को बोले ऐसा मीडियम जिसमें लाइट की स्पीड क्या है, सबसे कम है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन सा चूज करना, जिसका वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चूज करना जिसकी वैल्यू क्या है, सबसे ज्यादा है. तो यहाँ पर जो लाइट की स्पीड होगी वो मैक्सिमम होगी. मैक्सिमम होगी
वाटर के अंदर, और वो मिनिमम होगी आपके टर्पेंटाइल ऑयल के अंदर, क्योंकि 1.47 है ना, मेरा ध्यान नहीं रहा जरा उस पर। तो आई होप आपको ये एक छोटी सी चीज से एक छोटा सा कंसेप्ट था, बट हाँ ये आपको पेपर में कुछ 3 नंबर भी दिला सकता है, अगर ये 3 नंबर में ऐसे न्यूमेरिकल की फॉर्म में आ गया, या अगर एक एमसीक्यू की फॉर्म में आ गया, तो एटलीस्ट आपको एक नंबर तो ये दिलाई देगा। बट ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था। आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग योर BOE Academy, एंड वी विश एंड वी होपफुली इनवाइट यू फॉर योर नेक्स्ट वीडियो एज वेल, ताकि आप लोग अपना सिलेबस टाइमली कंप्लीट कर पाओ, टाइमली रिवीजन ले पाओ, और एक अच्छा स्कोर लेके आ पाओ, ताकि आप अपना ब्राइट फ्यूचर बना सको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग BOE Academy।